नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलक्स एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, गाँव देहात के क्षेत्र पर शासन। हमने इसमें पढ़ा था कि कंपनी कैसे दीवान बन गई थी, उसकी आमदनी कैसे बढ़ गई थी। अब भी वह अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी, उसके लिए वह यहाँ पर खेती बढ़ाने का विचार कर रही थी। खेती में सुधार के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए थे। उसमें उसने कुछ पॉलिसीज़ भी शुरू की थी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था 1793 में। उसमें भी उनको कुछ समस्या आई। उस समस्या के बाद उन्होंने उसमें और बदलाव किए। एक नया सिस्टम लागू हुआ जिससे उनका राजस्व बढ़ना शुरू हो चुका था। एक अंग्रेज़ थे मिस्टर हॉल्ट मैकेंजी। इन्होंने 1822 में एक व्यवस्था लागू की। क्या लागू की? एक व्यवस्था लागू की, और ये महाल या गांव और ग्राम समूह से राजस्व इकट्ठा करते थे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि उन्होंने एक रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था कि आप लोग हमें इतना पैसा देंगे, बाकी सब आपका है। लेकिन इसमें उनको बड़ी दिक्कत हुई। आगे चलकर उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया। उसमें उन्होंने फिक्स नहीं किया, बल्कि यह बता दिया कि टाइम टाइम पर इसमें कुछ बदलाव होते रहेंगे। उसके बाद मुनरो व्यवस्था, दैट इज़ नोन एज द मुनरो सिस्टम, जिसमें कि रैयतवार, इस सिस्टम को इन्होंने रैयतवार का नाम दिया, और यह व्यवस्था धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में लागू हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं था। काफ़ी समस्याओं का सामना अंग्रेज़ों को करना पड़ रहा था। अब आते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्या टॉपिक है? क्रॉप्स फॉर यूरोप। दैट मीन्स कि यूरोप के लिए फसलें। द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिश अंग्रेज यह महसूस कर चुके थे कि ग्रामीण इलाके जो गांव देहात हैं, यह सिर्फ कंपनी को राजस्व ही नहीं दे सकते, यह बल्कि वो फसलें भी उगा सकते हैं जिनकी ज़रूरत यूरोप में है। बाय द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत में, द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड इन ए कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज़ों ने अपना पूरा प्रयास किया था, और हद से भी ज़्यादा प्रयास किया था, पूरा जोर लगाया था। क्या करने का? खेती करने का। किसकी? ओपियम होता है अफीम, और इंडिगो होता है नील। इन द सेंचुरी, इस शताब्दी में, एंड हाफ, लगभग 150 साल तक, एक सेंचुरी और उसकी आधी मतलब 150 साल तक, दैट फॉलोड, यह होता गया। द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, और अंग्रेज़ों ने दूसरी फसलों के लिए भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के काश्तकारों को, कल्टिवेटर काश्तकार होता है, काश्तकारों को राजी किया या उन पर दबाव बनाया दूसरी फसलों को उगाने के लिए भी। वो फसल कौन सी थी? जूट इन बंगाल, बंगाल में पटसन। टी इन असम, असम में चाय। शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं आज, उत्तर प्रदेश में गन्ना। वीट इन पंजाब, पंजाब में गेहूँ। एंड कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास। और राइस इन मद्रास, और मद्रास में चावल की खेती। हाउ वाज दिस डन? यह सब कैसे हुआ? द ब्रिटिश यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। अंग्रेजों ने हर एक तरह का प्रयास किया अपनी फसलों को बढ़ाने का,
फसलों की खेती बढ़ाने के लिए, उन फसलों की जिनकी उनको ज़रूरत थी। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक। आइए एक ध्यान देने योग्य बात सुनते हैं। एट द स्टोरी, इस कहानी में, ऑफ वन सच क्रॉप, एक फसल की कहानी, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और उसका उत्पादन करने का एक तरीका, उसकी एक विधि। डज कलर हैव ए हिस्ट्री, क्या रंग का कोई इतिहास है? आइए देखते हैं इन इमेज को। एक इमेज ये है फिगर 5, जिसको कहा गया है कलमकारी प्रिंट, जो कि 20वीं शताब्दी में है भारत की। एक प्रिंट ये है मॉरिस कॉटन प्रिंट, मॉरिस कपास छाया, जो कि 19वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड में बनाई गई थी। पढ़ते हैं इनके बारे में। फिगर 5 एंड 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। 5 और 6 जो फिगर है, यह कॉटन प्रिंट की एक छाया है। द इमेज ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट में है, जो आपको पता है कलमकारी प्रिंट, यह आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा बुना गया था। ऑन द राइट, राइट में जो फुलवारी कॉटन प्रिंट है, यह डिज़ाइन की गई थी और प्रोड्यूस किया गया था बाय विलियम मॉरिस, विलियम मॉरिस के द्वारा, जो एक फेमस पोइट, एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे और आर्टिस्ट और कलाकार थे ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के। देयर इज़ वन थिंग कॉमन, यहाँ पर एक सामान्य बात है इन टू प्रिंट्स, इन दोनों प्रिंट्स में, और वह बात क्या है? बोथ यूज ए रिच कलर, रिच ब्लू कलर, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। दोनों ने ही क्या इस्तेमाल किया है? दोनों ने नीला रंग क्या इस्तेमाल किया है? दोनों ने ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया है। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड, और इस रंग को आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो, और यह जो नीला रंग है, यह नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्लांट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। और इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, इसकी यह भी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में जो मॉरिस की प्रिंट थे, मॉरिस की छाप थी, उसमें जो इस्तेमाल किया हो गया रंग है, वह नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, और भारत उस समय पूरे संसार में नील का आयात करने वाला एक सबसे बड़ा स्रोत था। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, और अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय नील की इतनी मांग क्यों थी। समझिए इस बात को। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, जो इंडिगो प्लांट है, जो नील का पौधा है, वह नॉर्मली ट्रॉपिक रीजन में होता है। ट्रॉपिक का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वो इलाके होते हैं। वैसे तो आप इसको जियोग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह होती है, वह ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। जो कपड़े के उत्पादक थे, कहाँ के? इटली के, फ्रांस के या ब्रिटेन के, वो इन कपड़ों पर रंग लगाते थे, कपड़ों को रंगते थे, रंगपोशी करते थे 13वीं सदी में। और वह नील कहाँ का होता था? वह इंडियन नील, भारतीय नील होता था। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट, और उस समय जबकि बहुत कम मात्रा में भारतीय नील यूरोप की मार्केट में पहुंचता था, इसलिए जब नील कम पहुंचता था तो इसका जो प्राइस था वह बहुत ज़्यादा था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, यूरोपीय कपड़ा उत्पादक, देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को दूसरे पौधे पर भी निर्भर होना पड़ता था। और वह दूसरा पौधे का नाम क्या था? वोड। याद रखना क्या नाम था? वोड। टू मेक, और इस वोड से क्या बनता था?
वॉयलेट, जामनी और नीली डाई इससे बनाई जाती थी। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, यह जो वोड प्लांट था यह कहाँ उगता था? यह शीतोष्ण क्षेत्र ठंडे इलाकों में उगता था। ठंडे को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। वोड वाज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप, और वोड आसानी से यूरोप में मिल सकता था या मिलता था। इट वाज ग्रोन, यह उगाया जाता था इन नॉर्दर्न इटली, उत्तरी इटली में, सदर्न फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस में, एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, और जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में इसको उगाया जाता था। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वोड प्रोड्यूसर, जो वोग के उत्पादक थे, वोड को उगाने वाले थे, उन्हें चिंता थी कि इंडिगो इससे कहीं compete न करे, इससे कहीं कंपटीशन न कर ले, इससे कहीं प्रतिस्पर्धा न कर ले, इसलिए वो चिंतित थे। और वह अपनी सरकारों को दबाव बनाते रहते थे, उनसे कहते रहते थे कि वह इंडिगो के आयात को बैन कर दे। इंपोर्ट होता है आयात, जब कोई चीज़ बाहर से हमारे देश में आती है उसको कहते हैं आयात, इंपोर्ट। उसके आयात को बैन कर दे। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज ए डाई, और जो रंग पोशी वाले थे, कपड़े को रंगने वाले थे, वो सिर्फ नील को ही पसंद करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो इंडिगो था, जो नील था, वह एक रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था, चमकदार नीला रंग। कैसा? चमकदार नीला रंग देता था। जबकि जो वोड की डाई थी वह थोड़ी हल्की और भद्दी पड़ जाती थी, वह बेजान और फीकी पड़ जाती थी। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स, जो यूरोप के कपड़ा व्यापारी थे या कपड़ा उत्पादक थे, उन्होंने मना लिया अपनी सरकार को टू रिलैक्स, छूट देने के लिए। किसमें? भारतीय नील के आयात में। मतलब फिर उन कपड़ा उत्पादकों ने क्या किया? सरकार को राजी किया कि आप भारतीय नील पर जो आयात में आपने सख्ताई बरती है उसको थोड़ा ढील दे दो। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग, फ्रेंच ने इसकी खेती करना शुरू कर दिया था। किसकी? नील की। इन सेंट डोमिंगो, सेंट डोमिंगो में, और सेंट डोमिंगो कहाँ है? कैरिबियन आइलैंड में। द पोर्टुगीज, पोर्तुगीज ने ब्राज़ील में, और इंग्लिश ने, अंग्रेज़ों ने जमाइका में। एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला, इन वेनेजुएला, और स्पेनिश ने वेनेजुएला में इसकी खेती करना शुरू कर दिया था। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और जो नील के बागान थे वह नॉर्थ अमेरिका के भी काफ़ी हिस्से में फैल चुके थे। अब यहाँ पे एक वर्ड है प्लांटेशन। क्या है? प्लांटेशन। यहाँ प्लांटेशन का मतलब बागान से है। और बागान क्या होता है? एक बहुत बड़ा खेत होता है जो बागान का मालिक होता है, वह वहाँ ज़बरदस्ती मजदूरी कराता है दूसरे लोगों से। और प्लांटेशन सारे एसोसिएटेड, और जो प्लांटेशंस वर्ड का यूज़ होता है, बागान का यूज़ होता है, वह यूज़ होता है चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, शुगर के, गन्ने के बागान, तंबाकू के बागान या कपास के बागान के रूप में। ठीक है दोस्तों, सुना होगा ना आपने कि आसाम में चाय का बागान है या कॉफ़ी का बागान है, इस तरीके से। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत से, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, दोबारा भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी। ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन थे, अंग्रेज थे, उन्होंने औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइज, औद्योगिकरण, जिसमें कि उद्योग खोला जाता है, इंडस्ट्री खोली जाती है, इसका युग शुरू हो चुका था। और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। किस में इजाफा हुआ था? कॉटन प्रोडक्शन में, कपास उगाने में। क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड, इनॉर्मस न्यू डिमांड, इजाफा हो चुका था। किसमें? कपड़ों की रमाई, फॉर क्लॉथ डाइज, कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी थी। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, जैसे जैसे इंडिगो, नील की मांग बढ़ने लगी, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज
फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ने लगी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो चुकी थी। बिटवीन 1783 एंड 1789 1783 से लेकर 1789 के बीच द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। जो उत्पादन था नील का वह लगभग आधा हो चुका था। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। जो रंगरेज थे, जो ब्रिटेन के रंगरेज थे, जो ब्रिटेन के रंग रंगने वाले थे, वह नील की आपूर्ति के लिए, वह इंडियन सप्लाई इंडिगो सप्लाई नील की आपूर्ति के लिए बड़ी बेचैनी से डेस्परेटली बड़ी बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। दोस्तों वर्ड मीनिंग ध्यान से सुनते रहना। मैं एक वर्ड को बार बार इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आप उसको नोट कर लो और वह आपके दिमाग में बैठ जाए। सप्लाई, इंडिगो सप्लाई नील की आपूर्ति, और डेस्परेटली बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे किसी दूसरे स्रोत का जहाँ से नील मिल सके। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, और अब यह नील कहाँ से मिल सकता था, कहाँ से यह नील अब मिल सकता था। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, भारत में अब ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। क्या होने लगा था? दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। और यह दिलचस्पी क्यों बढ़ी थी? फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो, फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, यूरोप में बढ़ती नील की मांग को देखकर द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। अब अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती को बढ़ाने के हजारों तरीके ढूंढने लगे। 18वीं सदी इन फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत से इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। बंगाल में नील की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, और बंगाल का जो नील था वह पूरे देश में छा गया था। इन 1788, याद रखना, इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। जो ब्रिटेन में नील आता था उसमें कुल 30% भारतीय नील होता था। लेकिन 1810 बाय 1810, 1810 में द प्रपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। जो उस समय 30% था 1810 में वह बढ़कर 95% तक पहुंच चुका था। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव, जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ रहा था, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। इसके व्यापार के बढ़ने से कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील में अपना पैसा लगा रहे थे। कंपनी ओवर द ईयर्स, मैनी कंपनी, जैसे जैसे साल बीतते गए, द ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स, कंपनी के अफसरों ने नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? टू बिजनेस, अपना काम करने के लिए। और कौन सा काम? जो वे पैसा नील में लगा रहे थे। तो उन लोगों ने नील के कारोबार में ध्यान देना शुरू कर दिया और अपनी नौकरी को छोड़ दिया। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, और जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर नील की खेती में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड से और ब्रिटेन से भारत में आना शुरू हो गए एंड बिकेम प्लांटर्स, और यहाँ पर आकर बागान खरीद कर उसमें नील की खेती करनी शुरू कर दी। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस, वे लोग जिसके पास पैसा नहीं था नील उगाने के लिए, कुड गेट लोन्स, उन्हें लोन मिल जाता था फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से, एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और बैंक से जो उस समय यहाँ पर काम कर रहे थे। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड,
अब बात आती है कि इंडिगो या नील की खेती कैसे की जाती थी। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। दो तरह की व्यवस्थाएं थी नील की खेती करने के लिए। एक व्यवस्था थी निज व्यवस्था और एक थी रायती व्यवस्था। निज व्यवस्था के बारे में, निज व्यवस्था की जो खेती थी, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स, जो मालिक होता था या जो उत्पादन करने वाला होता था, बागान मालिक जो होता था, वह खुद अपनी ज़मीन पर ही नील की खेती कर सकता था। ही आइदर बोट द लैंड, या तो वह ज़मीन खरीद ले और रेंटेड इट, या फिर किराए पे ले ले, फ्रॉम अदर ज़मींदार, दूसरे ज़मींदारों से, एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। भाड़े पे ले ले और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाने लगता था। द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, लेकिन निज कल्टीवेशन में भी समस्या आई। क्या? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे, बागानों के मालिक थे, वह हिचकिचाते थे अपने एरिया, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, क्योंकि जो नील की खेती होती थी वह सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पर ही होती थी। जितनी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होगी उतनी अच्छी नील की खेती हो जाएगी। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और लेकिन वे जो एरिया थे, वे जो क्षेत्र थे, उनमें वैसे पहले ही घनी जनसंख्या बसती थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। उन लोगों को सिर्फ वही प्लॉट मिलते थे जो यहाँ वहाँ छोटे मोटे खाली पड़े हुए होते थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस। लेकिन जो बागानों के मालिक थे, उनको बागान या नील का बागान या नील की खेती करने के लिए बागान के लिए बड़े जगह की ज़रूरत थी, बड़े एरिया की ज़रूरत थी, वो भी एक ही जगह। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, लेकिन उन्हें अब ये जगह कहाँ से मिले और कैसे मिले, यह भी उनके लिए एक समस्या की बात थी। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। अब उन्होंने प्रयास भी किया, अटेम्प्ट माने होते हैं प्रयास करना। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। नील की फैक्ट्री के आसपास उन लोगों ने पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास भी किया। एंड एविक्ट द पीजेंट्स, और वहाँ के किसानों को वहाँ से निकाल भी दिया, भगा भी दिया उस एरिया से, उस क्षेत्र से। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, लेकिन इससे हमेशा उनको झगड़े और टेंशन, चिंता ही हाथ लगी। क्या लगी? हमेशा टकराव और तनाव या चिंता ही हाथ लगी। नोर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज। अब मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर्स ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। एक बड़ा बागान को ज़रूरत होती है बहुत सारे मजदूरों की। एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइजली एट ए टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और इन नील के बागानों में उसी समय मजदूरों की ज़रूरत होती है जिस समय किसान अपने धान की खेती करने में व्यस्त होते हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि धान की खेती और नील में काम एक ही समय पर होता होगा। निज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड ब्लॉक्स। जो निज कल्टीवेशन होता था उसमें बहुत सारे हल और बैल की ज़रूरत होती थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, उसमें नीली खेती करता है, तो उसको उसमें 2 हल की ज़रूरत थी। मतलब किसी के पास अगर 1000 बीघा ज़मीन है तो उसमें उसको 2000 हल की ज़रूरत होती थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वाज ए बिग प्रॉब्लम। उस हल को खरीदने के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए यह भी एक समस्या होती थी। नोर कुड सप्लाईज बी इजली गोट फ्रॉम द पीजेंट। और यह भी आसान नहीं था कि वो बागान के मालिक किसानों से उनके हल यहाँ पे काम करने के लिए ले लें, क्योंकि उसी समय जो किसान थे वह
बिजी होते थे, व्यस्त होते थे अपनी धान की खेती करने के लिए, अपने धान के खेत को तैयार करने के लिए। टिल द लेट 19th सेंचुरी, टिल द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। 19वीं शताब्दी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। रिलक्टेंट, ध्यान रखना, हिचकिचाना। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। और इस व्यवस्था में नील की पैदावार वाली प्रतिशत 25% से भी कम जमीन आती थी। नील की पैदावार वाली से 25% से भी कम जमीन आती थी इस व्यवस्था के तहत। द रेस्ट वाज अंडर, जो बाकी बची ज़मीन थी वह इसके दूसरे मोड में, इसकी दूसरी व्यवस्था में, और व्यवस्था कौन सी थी? रायती सिस्टम में आती थी। इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए ज़रा, बीघा, एक बीघा, आप सब लोग जानते हैं कि बीघा, आप खेत में जाते हैं पूछते हैं भाई कितनी ज़मीन है, 5 बीघे है। तो ये एक यूनिट है, यह एक माप है, किसका? ज़मीन को मापने का। बिफोर ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन से पहले, द साइज ऑफ दिस एरिया वेरीड, ये जो साइज़ था, यह जो आकार था ज़मीन का, यह अलग अलग होता था, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। बंगाल में ब्रिटिश ने इसको एक एरिया कर दिया, दैट मीन्स 1 एकड़ का लगभग 1/3 क्षेत्रफल 1 बीघा कहलाएगा। इसके साथ गुलाम क्या होता है, क्या आपको ये पता है? देखिए, स्लेव, ए पर्सन, स्लेव मीन्स होता है गुलाम। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, जिस पर किसी और का हक होता है, जो किसी की संपत्ति होता है। द स्लेव ओनर, और वह क्या होता है? दास स्वामी। अ स्लेव हैज़ नो फ्रीडम, और उस दास के पास कोई आज़ादी नहीं होती। एंड इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर, और उसे जीवन भर अपने मालिक के लिए ही काम करना होता है। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायट्स, इससे पहले आप देख लीजिए, ये मजदूर लोग नील के पौधों को काट रहे हैं। ये बंगाल का चित्र है, ये देख सकते हैं आप लोग, 1860 सदी का। इससे इधर ये लोग देखिए, साथ साथ देख लीजिए भी, ये लोग इसके पेड़ पौधों काट कर, नील के प्लांट्स को काट कर फैक्ट्री में ले जा रहे हैं, इससे नील बनाने के लिए। ठीक है, चलिए। इंडिगो ऑन द राइट, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायट्स, रायतों की ज़मीन पर नील की खेती। अंडर द रायती सिस्टम, द प्लांटर्स फोर्स्ड द राइट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट और ए सट्टा। रायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रायतों के साथ एक अनुबंध करते थे, एक एग्रीमेंट करते थे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रायट्स, और उस समय वे लोग गांव के मुखिया को भी रायतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया करते थे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग जो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते थे, उस समझौते को या उस अनुबंध को दस्तखत कर देते थे, गोट कैश, उनको पैसा मिलता था एडवांस में, फ्रॉम द प्लांटर्स, उस बागान के मालिक की साइड से, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम ब्याज पर, बहुत कम ब्याज पर, टू प्रोड्यूस इंडिगो, नील की खेती करने के लिए। बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, लेकिन जिसको लोन मिलता था वह एक बंदिश में था कि उसको अपनी ज़मीन के लगभग 25% हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ेगी। दी प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, जो बागान का मालिक होता था वह उनको बीज देता था, एंड द ड्रिल, और उपकरण देता था। जबकि कल्टीवेटर, जो काश्तकार होते थे, करने वाले होते थे, उनको ज़मीन तैयार करनी होती थी, बीज बोना होता था, और लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और उस फसल की देखभाल करनी होती थी।
उस फसल की देखभाल करनी होती थी। When the crop was delivered to the planter after the harvest, जब वह फसल दे दी जाती थी बागान के मालिक को काटने के बाद, तो उस समय एक नया लोन वाज गिवन टू द रायत, उस रायत को नया लोन दे दिया जाता था। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और यह चक्र बार बार चलता रहता था। Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. जो किसान शुरू में इस लोन की तरफ आकर्षित होते थे, वह जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। यहाँ पे 2 वर्ड मैंने आपको बताए। इनिशियली होता है शुरुआत में, टेम्पटेड होता है आकर्षित, और हार्श होता है बहुत कठोर। द प्राइस दे गोट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो। वह कीमत जो वो नील उगाते थे उसकी कीमत उन्हें बहुत कम मिलती थी। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, और जो यह चक्र था ब्याज का, यह कभी भी ख़त्म नहीं होता था, यह कर्ज कभी नहीं उतार पाते थे। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, यहाँ पर और भी समस्याएं थी। The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants preferred to cultivate rice. यहाँ पर जो बागानों के मालिक थे वह उन पर जबरदस्ती करते थे कि आप लोग नील की खेती उस खेत में करो जिसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, जो खेत बहुत उपजाऊ है। लेकिन उसमें तो किसान अपने चावल, अपने धान की खेती करना प्रीफर करता था। इंडिगो मोर ओवर, जो नील है, नीली खेती है, डीप रूट्स, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। एंड इट एग्जॉस्टेड द सोयल रैपिडली, और यह ज़मीन या मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेता है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड, अगर किसी ज़मीन पर आपने एक बार नील की खेती कर दी तो उस ज़मीन पर कुड नॉट बी सोन विद राइस, उस ज़मीन पर आप धान की खेती नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमने अब तक का ये फसल पढ़ी। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इससे पहले वीडियो को देखिए, और दोनों को बड़े अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए। कुछ समस्याएं आती हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।